ये कहानी है अंजलि की, जिसे पढ़ना लिखना बेहद पसंद था। इसलिए उसकी हमेशा से यही तमन्ना थी कि उसे ऐसा ससुराल मिले जो उसकी पढ़ाई में उसका बहुत सपोर्ट करे। और ऐसा हुआ भी। भगवान ने अंजलि की सुन ली। दरअसल राधा देवी अपने बेटे अर्जुन का रिश्ता लेकर अंजलि के घर आई थी और अंजलि का रिश्ता पक्का हो चुका है। तो एक दिन, अरे कब से तुझे किचन से आवाज लगा रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही है? अरे माँ सो सॉरी, मैंने ना कान में हेडफोन लगा रखा है, वीडियो देख रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है माँ। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ प्लीज़। अरे मैंने कह दिया तो कह दिया, जल्दी किचन में चलना होगा तुझे। 3 महीने बाद तेरी शादी है, कोई बहाना नहीं चलेगा अब। और आज तो घर में मेहमान आने वाले हैं, तो मुझे कचौड़ियाँ बनानी है। तू भी चल और कचौड़ियाँ बनाने में मेरी मदद कर। और साथ ही साथ अच्छे से सीख कि कचौड़ियाँ कैसे बनाई जाती है। पिछली बार तो तूने कचौड़ी में कितना नमक डाल दिया था और कचौड़ी ज़्यादा खस्ता भी नहीं लग रही थी। माँ कुछ दिन बाद तो मेरी शादी हो जाएगी ना, फिर मुझे तो वहाँ पर काम करना ही पड़ेगा। अभी तो मुझे थोड़ा आराम करने दो माँ। देख, तू ना एक लड़की है और एक लड़की की ज़िंदगी में आराम नहीं लिखा होता। हर लड़की को काम करना पड़ता है। चल अब जल्दी से अपना सामान समेट और आजा किचन में। अंजलि बेमन से अपनी माँ के साथ किचन में चली जाती है और वहाँ पर कचौड़ियाँ बनाने लगती है। मेरी माँ भी ना मेरी एक बात नहीं सुनती। इनके लिए तो मेरी पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किचन का काम है। इनको क्या पता कि ज़िंदगी पढ़ाई करने से बनती है, ना कि किचन के काम करने से। पीछे से उसकी माँ आती है। अरे अब बड़बड़ाना बंद कर और अपने काम में ध्यान दे। कहीं ऐसा ना हो कि तू ससुराल वालों के सामने हम सबकी नाक कटा दे। वो लोग बोलेंगे मैंने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं। माँ इसकी तो आप फिक्र ही मत करो। आप मुझे घर का काम बहुत पहले से सिखा रही हैं, तो मुझे घर के आधे से ज़्यादा काम बहुत अच्छे से आते हैं। हाँ, लेकिन अच्छे अच्छे पकवान सही तरीके से बनाना अब भी नहीं आता। अरे वो सीखेगी तभी तो ससुराल में तारीफ होगी तेरी। माँ लेकिन वो लोग तो बोल रहे थे ना कि मेरी पढ़ाई में फुल सपोर्ट करेंगे, तो हो सकता है कि मुझे वहाँ पर कोई काम ही ना करना पड़े। अरे बेटा, ससुराल ससुराल होता है, थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा ना तुझे। काम से तू भाग नहीं सकती कभी। वो तो है, कुछ भी हो सकता है। तभी अंजलि का छोटा भाई कृष्णा स्कूल से घर आता है। अरे कृष्णा बेटा, आ गया तू? अच्छा सुन अंजलि, जल्दी से कृष्णा के लिए खाना लगा दे। बेचारा सुबह खाकर भी नहीं गया था। माँ लेकिन कचौड़ियाँ बन चुकी है ना, आपने कहा था कि कचौड़ियाँ बनने के बाद मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। अरे उसको खाना देने में कौन सा तुझे घंटों लग जाएंगे, 2 मिनट तो लगेंगे बस। अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकती? ज्यादा नाटक मत कर। हाँ, देख रही हो कुछ ज्यादा ही नाटक चल रहे हैं तेरे आजकल। तो अंजलि को तो अपने भाई को खाना देना ही पड़ता है। खैर 3 महीने बीत जाते हैं और अंजलि की शादी का दिन आ जाता है। अंजलि की शादी अर्जुन से हो जाती है। वो बहुत खुश होती है जब उसे पता चलता है कि उसे एकदम वैसा ही ससुराल मिला है जैसा वो चाह रही थी। उसे अपने ससुराल वालों से बहुत सपोर्ट मिल रहा था। वो दिन भर पढ़ाई करती और उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। उसके ससुराल वाले उससे घर का कोई भी काम करने के लिए भी नहीं कहते। वाह अंजलि, तूने तो शादी करके बहुत ही अच्छा किया। कितनी सपोर्टिव फैमिली मिली है। यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस दिन भर पढ़ते रहो, यही तो मैं चाहती थी। तभी थोड़ी देर बाद अंजलि की सास कॉफ़ी लेकर अंजलि के कमरे में आती है। लो बेटा कॉफ़ी पियो। मैंने सोचा दिन भर तुम पढ़ाई करती रहती हो तो मैं तुम्हारे पास चली आऊँ। दोनों सास बहू थोड़ी देर बातचीत करेंगे तो तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। अरे हाँ मम्मी जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। हाँ, जिस तरह से तुम्हें पसंद है ना कॉफ़ी, उस स्टाइल में बनाने की कोशिश की है मैंने। आई होप कि अच्छी बनी हो। हाँ लाइए। लो। वाह मम्मी जी, आपका दिमाग तो बहुत तेज़ है। इतनी जल्दी आपने वो वाली कॉफ़ी बनानी सीख ली। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा कितना सिलेबस बचा है? मम्मी जी सिलेबस तो अभी बहुत बचा है, साथ ही साथ मुझे रिवाइज भी करना है क्योंकि मैं ना पुराना वाला भूल जाती हूँ। देखो तुम्हें ना प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम जितनी प्रैक्टिस करोगी उतनी ही उस सब्जेक्ट में स्ट्रांग बन जाओगी। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड न्यू क्वेश्चंस को ट्राई किया करो। इससे तुम्हें उस टॉपिक को समझने में और भी ज़्यादा मदद मिलेगी। वाह मम्मी जी, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। हाँ बेटा, क्योंकि मेरा भी ना पढ़ाई में बहुत मन लगता था। मेरा भी सपना था कि मैं कुछ बनूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, अगर मैं कुछ ना बन पाई तो क्या हुआ, मेरी बहू है ना। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं आपके सपनों को ज़रूर पूरा करूँगी।
तभी वहां पर अंजलि के ससुर जी और उसका पति आ जाते हैं। ओहो, क्या बातचीत हो रही है दोनों सास बहू में? हाँ, हमें भी बताओ। अरे कुछ नहीं, बस यूं ही पुरानी बातें करने लगी थी इससे। हाँ, आप लोग भी आइए ना, बैठकर गप्पे लड़ाते। सभी लोग बैठकर खूब बातचीत करते हैं। खैर ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और अंजलि गर्भवती हो जाती है। कुछ ही महीनों में अंजलि और अर्जुन का बेटा भी हो जाता है, जिसका नाम लक्ष्य रखा जाता है। एक दिन, अंजलि कल तुम्हें मेरे साथ ऑफिस चलना होगा। एक्चुअली ऑफिस वाले एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं, उसमें मेरे सारे फ्रेंड्स की पत्नियां आ रही है, तो तुम भी चलना मेरे साथ। अरे अर्जुन, तुम्हें पता है ना मैं कितनी बिजी रहती हूँ आजकल, पढ़ाई भी करनी है और ऊपर से लक्ष्य को भी देखना है। अरे लेकिन अंजलि, लक्ष्य को देखने के लिए हमने बाई तो लगाई है। लेकिन फिर भी वो बीच बीच में मेरे पास आती रहती है, कुछ ना कुछ मांगती रहती है। समझ सकते हो ना तुम कि उसमें मेरा कितना टाइम चला जाता है, और 15 दिन बाद मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं। प्लीज़ मेरी बात को समझो। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से पढ़ाई करो, मैं चला जाऊँगा। थैंक यू सो मच अर्जुन, तुम बहुत अच्छे हो। अर्जुन को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो भी चाहता था कि उसकी पत्नी पढ़ लिख कर जल्दी कुछ बन जाए। रात के समय अर्जुन देखता है कि अंजलि बहुत दुखी है। अरे क्या हुआ अंजलि, तुम इतनी सैड क्यों हो? सब ठीक है ना? एग्ज़ाम इतना मुश्किल था, कुछ पूछो ही मत। इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या बताऊं। बहुत टेंशन हो रही है, लगता है इस बार मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। अरे तो कोई बात नहीं, तुम बस मेहनत करते रहो, मुझे पक्का यकीन है कि जल्द ही तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तुम्हें तो पता ही है इन सब कामों में थोड़ी देर तो लगती है। थोड़ा धैर्य रखो और मेहनत करती रहो अच्छे से बस। अच्छा ज़रा मेरे साथ तो चलो। सुनो ना अर्जुन, तुम प्लीज़ जाकर सो जाओ, मुझे ना ये वाला चैप्टर अभी कंप्लीट करना है तो। ओके। दरअसल अर्जुन के सर में आज दर्द हो रहा था। वो चाहता था कि उसकी पत्नी उसका थोड़ा सर दबा दे, लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ कहता, उससे पहले अंजलि ने ही उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया। अर्जुन चुपचाप अपने कमरे में जाता है और बिस्तर में लेट जाता है। लेटे हुए वो अपनी पत्नी के बारे में सोचता रहता है। माना कि पढ़ाई में ध्यान देना ज़रूरी है, लेकिन अंजलि को ये बात भी समझनी चाहिए कि उसकी शादी हो चुकी है, उसकी और भी जिम्मेदारियां हैं जिस पर उसे थोड़ा बहुत तो ध्यान देना ही चाहिए। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी अर्जुन की माँ उसके कमरे में आती है। वो देखती है कि उसका बेटा थोड़ा चिंतित लग रहा है। माँ, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, आप अभी तक सोए नहीं? मुझे सब पता है बेटा कि तेरे मन में क्या चल रहा है। तू ज़रूर बहू के बारे में सोच रहा होगा, है ना? अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अगर कोई बात होगी तो भी आपको तो पता ही है कि पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं। हाँ बेटा, वो तो मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बहू का व्यवहार आजकल कुछ ज़्यादा ही बदल रहा है। वो तुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। तुझ पर तो छोड़, अपने बच्चे पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है बहू। क्या? हाँ, दिन भर बहू पढ़ाई करती रहती है। इसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसे समझना तो चाहिए कि अब उसका बच्चा हो गया है, उस पर भी तो उसे ध्यान देना होगा ना। और तुझे पता ही है कि ये वो समय होता है जब एक बच्चे को अपनी माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो बस 2-3 बार अपने बच्चे को देखने आती है और ना के बराबर ही उसे समय देती है। ये सुनकर अर्जुन को बहुत बुरा लगता है। अब चिंता मत करो माँ, मैं अंजलि से बात करता हूँ। हाँ बेटा। तभी हम देखते हैं कि अंजलि ने इन दोनों की सारी बात चुपके से सुन ली है। दरअसल अंजलि अपने कमरे में अपनी एक किताब लेने आई थी जो वो भूल गई थी। अगले दिन अर्जुन अंजलि से उसी विषय पर बात करने लगता है। मुझे पता है आपकी माँ ने आपसे मेरी बहुत बुराइयां की है। अंजलि, उसे बुराइयां नहीं कहते, उन्होंने जो भी मुझे बताया वो तुम्हारी भलाई के लिए बताया है। अरे हाँ, सब जानती हूँ मैं। अगर इतनी बुरी हूं ना तो ठीक है, अपने मायके चली जाती हूँ। अंजलि, तुम इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले रही हो? तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, इसीलिए तो बोल रही हूँ। आप लोग चाहते हैं कि मैं पढ़ाई ना करूं, बस दिन भर काम करती रहूं, है ना? देखो अंजलि, हमारा ये मतलब बिल्कुल नहीं है। अंजलि काफ़ी चालाक थी। वो अपने पति को इमोशनल ब्लैकमेल करती है और रोने भी लगती है। वहीं अर्जुन का दिल पिघल जाता है और वो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कह पाता। अच्छा ठीक है, रो मत अंजलि, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा बस। समय बीतता है। अब लक्ष्य करीब 5 साल का हो जाता है। एक दिन, अंजलि बहू, आज सुबह से कमर में बहुत दर्द हो रहा है, बुखार जैसा भी लग रहा है। बेटा एक कप चाय बना दोगी क्या? कल पड़ोसी के घर में पार्टी थी तो वहाँ गए थे, इसलिए मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाई।
आज तो मुझे पढ़ना ही होगा, नहीं तो बहुत गैपिंग हो जाएगी। और ऊपर से दोनों काम वाली 5 दिन से नहीं आ रही है। अरे बेटा सुन रही है ना? ना सुनने का नाटक ही करना पड़ेगा। अंजलि चुपचाप बैठकर पढ़ाई करती रहती है। उसकी सास समझ जाती है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ने दो बहू को, वैसे भी उसका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, मैं खुद ही चाय बना लेती हूँ। अंजलि की सास बेचारी खुद ही चाय बना लेती है। ऐसा नहीं है कि अंजलि के ससुर जी अपनी पत्नी के लिए चाय नहीं बना सकते। दरअसल बात यह थी कि उनकी भी 2 दिन से तबीयत सही नहीं चल रही थी। वहीं अंजलि पानी पीने के लिए किचन में जाते वक्त अपनी सास को देखती है। सासू जी ने चाय आखिर बना ही ली। खैर दिन बीतते रहते हैं। अंजलि का व्यवहार अपने ससुराल वालों के प्रति बेकार होता जाता है। वहीं अंजलि के ससुराल वाले काफ़ी सीधे थे, इसलिए वे लोग अंजलि को ज़्यादा कुछ नहीं बोलते और उल्टा अंजलि को सपोर्ट करते ताकि वो जल्दी कुछ बन जाए। एक दिन अंजलि अपने पिताजी को कॉल करती है। अरे बेटा कैसी है तू, सब ठीक है ना? पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? अरे पिताजी आप पढ़ाई की तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं तो रोज़ कई घंटे पढ़ाई करती हूँ। आप देखना इस बार मेरा ही सिलेक्शन होगा। शाबाश मेरी बेटी। और हाँ पापा, जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना, तब आपको पैसों की चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि मैं पैसा आपके अकाउंट में डलवा दिया करूँगी। फिर आप जो चाहे मर्जी हो आराम से खरीदना। अरे सब कुछ यहाँ भिजवा देगी या कुछ अपने ससुराल वालों को भी देगी? अरे पापा यहाँ पैसों की क्या ज़रूरत है? बेटा लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी पढ़ाई में बहुत खर्चा कर रहे हैं, इसलिए ऐसा मत बोल, ये सही नहीं है। अरे पापा आप भी ना मुझे लेक्चर मत दो। हाँ। अंजलि पिताजी से बातचीत करती है और बात करके फ़ोन रख देती है। तभी वो देखती है कि उसकी सास बहुत देर से उसके पीछे खड़ी थी, जिसने सब कुछ सुन लिया था। वो मम्मी जी। कोई बात नहीं बेटा, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता। मैं तो यहाँ तुम्हें ये बताने आई थी कि आज तुम्हारे बेटे के स्कूल में PTM है, तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अरे मम्मी जी आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि आज मुझे निशा के यहाँ जाना है। कुछ क्वेश्चंस है ना, मुझे उसी से पूछने पड़ेंगे। ठीक है बेटा। अंजलि की सास वहाँ से चली जाती है। उफ़ो, अच्छा हुआ कि सासू माँ ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। और वैसे ये मेरी इतनी जासूसी क्यों करती है, मुझे तो समझ में नहीं आता। थोड़ी देर बाद रोते हुए लक्ष्य कमरे में आता है। मम्मा मेरे साथ चलो ना प्लीज। देखो अच्छे बच्चे रोते नहीं। नहीं मम्मा। तुम अगर मुझे ऐसे ही परेशान करोगे ना, तो मैं तुम्हें कभी चॉकलेट नहीं दूंगी। नहीं मम्मा। तो अपनी मम्मी का कहना मानो और चुपचाप अपने दादा और दादी के साथ स्कूल जाओ। जाओगी कि नहीं? ओके। गुड बाय। आज शाम को तुम्हारे लिए ढेर सारे चॉकलेट लेकर आऊंगी। हाँ थैंक यू मम्मा। बाय। बाय बेटा। लक्ष्य वहां से चला जाता है। 2 घंटे बाद अंजलि भी तैयार होती है और अपनी दोस्त निशा के घर जाती है। हाय आओ। हाय। दोनों सहेलियां बुक्स ओपन करती है और पढ़ने बैठ जाती है। वहीं पढ़ते पढ़ते करीब 1 घंटा बीत जाता है। तभी अच्छा इसका आंसर क्या है तेरा? मेरा तो -54 आ रहा है, तुम्हारा? रुको, लगता है तुमने ना यहाँ पर गड़बड़ करी है, मैं भी समझाती हूँ। अरे हाँ रे। तभी निशा की माँ आती है। निशा बेटा मेरे साथ आओ। माँ लेकिन। निशा की माँ निशा को आंख दिखाती है। आती हूँ माँ। निशा उठकर चली जाती है। आंटी भी बड़ी अजीब है। थोड़ी देर बाद फिर से निशा अंजलि के पास आकर बैठती है और पढ़ने लगती है। लेकिन थोड़ी देर होती ही, बेटा निशा इधर आओ। हाँ माँ आती हूँ। निशा फिर से उठकर अपनी माँ के पास चली जाती है और ऐसा कई बार होता है। ज़रूर आंटी निशा को किचन में काम करने के लिए बार बार बुला रही है, जैसे मेरी माँ मुझे बुलाया करती थी। अब अंजलि को निशा की ऐसी हालत देखकर उस पर तरस आने लगता है और वो अपने मायके के दिनों को याद करने लगती है, जब उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था। वाकई मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, मैंने ही उन्हें पहचानने में बहुत देर कर दी। अरे निशा का फ़ोन बज रहा है, उसे देकर आती हूँ। अंजलि निशा का फ़ोन देने किचन में पहुंचती है, लेकिन वो देखती है कि दोनों माँ बेटी किचन में कुछ बातें कर रही हैं, तो वो भी चुपचाप सुनने लगती है। देख निशा ज़्यादा गुस्सा मत कर। हाँ कुछ दिन में तेरी शादी तय हो जाएगी, फिर अपने ससुराल में करना गुस्सा। माँ अपना हमेशा यही बोलती रहती हो। अरे अब ये पढ़ाई छोड़ और अंजलि से कह के अपने घर जाए। तुम्हें पता है ना कल ही लड़के वाले तुम्हें देखने आने वाले हैं। माँ लेकिन। चुप कर, ज़्यादा जवाब देने लगी है आजकल। हाँ ज़रूर इस अंजलि ने ही तुझे सिखाया होगा। तू ना आज से ही इसका साथ छोड़ दे,
क्योंकि इसने तो अपने ससुराल वालों को पूछा नहीं और तुझे भी वैसा ही बना देगी। माँ, अंजलि को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए अपने घर वापस आती है। अंजलि को रोता हुआ देखकर उसके ससुराल वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ बहू? अरे अंजलि बताओ क्या हुआ? मम्मा रो मत। अरे बहू बोल ना, तुझे ऐसे देखकर तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। अंजलि को अब और भी रोना आ जाता है क्योंकि वो देख रही थी कि उसके ससुराल वाले उसकी कितनी फिक्र करते हैं। तभी अंजलि रोते हुए अपनी सासू माँ और लक्ष्य को गले लगा लेती है और सबसे माफ़ी मांगने लगती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आप सबका बहुत गलत फ़ायदा उठाया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं किया बहू तूने। हाँ बेटा, तू तो हमारी बेटी है बेटी। अब सब कुछ ठीक हो जाता है। अंजलि सही रास्ते पर चलने लगती है और वो अब सब पर ध्यान भी देने लगती है और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करती है। कुछ समय बाद अंजलि की नौकरी भी लग जाती है। सुन जरा, ये पापड़ कैसा भुना है, सारा जला हुआ है। इसमें मेरी क्या गलती है? ये पापड़ ही अच्छी कंपनी के नहीं है। गैस पर रखो नहीं कि काले हो जाते हैं। अरे जब उन्हें रखा छोड़ देगी फिर काले नहीं तो क्या सफेद होंगे? सास बहू के बीच पापड़ का डिस्कशन चल ही रहा होता है कि अजीत भी वहां आ जाता है। मैं रखती हूँ कि जल जाता है। आप किसी दूसरी कंपनी का पापड़ मंगवाओ ना। जब से आई है पापड़ की कंपनी ही बदले जा रही है। समझ में नहीं आता इस बार कंपनी बदलूं या बहू। मम्मी, बहू बदलने के लिए पहले कोर्ट केस, पुलिस केस, डिवोर्स, एलिमनी, फिर दोबारा शादी, पता नहीं कितने खर्चे होंगे। जहाँ पापड़ की कंपनी बदलने में सिर्फ थोड़े पैसों का फर्क पड़ेगा। बाकी जैसा आपको सही लगे। वैसे तो एकता देश की प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन घर में सास के सामने सिर्फ उसकी नकारा बहू, जिसके साथ किसी भी छोटी बात पर सास बहू की नोक झोंक चलती रहती है, जिसमें अपने तर्क वितर्क की आदत से एकता हमेशा जीत जाती है। इन सब के बीच अजीत बस मजे लेता है। एक शाम अजीत टीवी पर न्यूज़ देख रहा होता है। सुनो जरा हटो, अब मुश्किल से एक छुट्टी मिली है। आज तो मुझे अपने सारे नाटक देखने हैं। अरे वो तुम कैसे देख सकती हो? उन्हें तो हम देखते हैं ना। हाँ हाँ, देश चलाना नाटक ही तो है। उस नाटक में तुम पैसे कमा रहे हो, उसी नाटक में लोग शांति से अपने घरों में बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर बनना नाटक ही तो होता है। अरे रब्बा, ठीक है, एक टीवी देखने के लिए इतना लेक्चर देने की क्या जरूरत है? काश उस टीवी से ही शादी की होती, ना इतना लेक्चर सुनना पड़ता और कम से कम रिमोट के जरिए उसकी सोच और आवाज तो बदल सकते। एकता की बातों से परेशान अजीत उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा हो जाता है। माता, मुझे माफ करो, यहाँ कोई रैली या शो नहीं चल रहा जो आपने भाषण शुरू कर दिया। अरे समझ में नहीं आता कौन सी घड़ी में तुमसे प्यार हो गया। वही घड़ी जब कॉलेज इलेक्शन के लिए भाषण दे रही थी। हाँ, और आज तक उसके लिए अपने आप को कोसता हूँ। ऐसा बोलकर पत्नी के हाथ में रिमोट पकड़ाकर अजीत कमरे में चला जाता है और एकता टीवी देखने लगती है, जिसके कुछ दिनों बाद उनके घर एक चिट्ठी आती है। अरे बताओ जरा, जो मुंह के सामने बोली बात नहीं सुनते, लोग उन्हें चिट्ठी लिख रहे हैं, जैसे पढ़ लेंगे। कौन मम्मी जी, किसकी बात कर रही हो और चिट्ठी किसके लिए है? नेता बहू, उन्हीं की बात कर रही हूँ। तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। ऐसा बोलकर सास एकता के हाथ में चिट्ठी पकड़ा देती है, जिसे पढ़कर एकता इमोशनल हो जाती है और वो देखकर सास और पति हैरान रह जाते हैं। मम्मी, ये सच में रो रही है या मेरी आंखें खराब हो गई है? अरे रो तो रही है, पर जिसे आज तक उसकी विदाई या प्याज भी नहीं रुला पाई, उसे एक चिट्ठी ने कैसे रुला दिया, ये तो जानना ही पड़ेगा। बात जानने के लिए दोनों एकता के पास जाकर उसे चुप कराते हैं। उन्होंने एक बार फिर हमें मार दिया। अरे किसे मार दिया? बॉर्डर अटैक, हमारे जवान। मेरा तो ऐसे खून खोलता है कि अभी उनका पूरा देश उड़ा दूं, पर कानून से बंधी हूँ। इस बात पर आंसू आना या खून खोलना तेरे अकेले के साथ नहीं होता बहू, लेकिन भूल मत, तू ही कानून है। नहीं मम्मी जी, ये सब इतना भी आसान नहीं। बहुत कुछ देखना और समझना पड़ता है।
जो भी हो, मुझे बस इतना पता है कि उन्होंने ये जो किया है उसका हिसाब तुम जरूर लोगी। पति की बातों से मोटिवेट होकर एकता तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है, जो सुबह से शाम तक चलती है और बहुत सोच विचार करने के बाद सब सदस्य मिलकर फैसला लेते हैं। तो फिर मैं इस पर काम करना शुरू करता हूँ। पीएम ऑफिस से ऑफिशियल लेटर पहुंच जाएगा। मीटिंग खत्म होने पर सब मंत्रियों और सदस्यों के वहां से जाते ही सास और अजीत अपने सवालों का पिटारा लिए एकता के पास पहुंच जाते हैं। तो क्या सोचा? देख, अगर किसी भाषण का प्लान है तो अभी कैंसिल कर दे। हाँ एकता, पब्लिक बेफिजुल के वादे सुनकर पक गई है, टाइम कुछ करने का है। मैं हमेशा से जो बोलती हूँ वही करती हूँ, आप लोग टेंशन ना ले। सब कुछ प्लान हो गया है, लेकिन मैं अभी किसी को कुछ भी नहीं बता सकती। ये कहकर एकता दोबारा अपने ऑफिस में चली जाती है। इसी तरह दिन और दिन के साथ महीने बीत जाते हैं, लेकिन कहीं भी बॉर्डर हमले की ना कोई बात होती है, ना ही देश उसका जवाब दे रहा होता है, जिससे घर वाले भी एकता से नाराज रहने लगते हैं। अरे पहली बार इस नकारा पर भरोसा करने का मन हुआ, पर इसने उसे भी डुबा दिया। मम्मी जी, मैं काम पूरा होने से पहले उसका ढिंढोरा नहीं पीटती। अरे पर इतने महीने बीत गए, तुम्हारा ये काम और कितना लंबा चलेगा? लेट मी गेस, अगले इलेक्शन तक, जिससे तुम दोबारा चुनाव जीत सको। पति की बात सुनकर एकता गुस्से में वहां से चली जाती है और उसके अगले ही दिन उनके घर धमकी भरी चिट्ठी आती है, जिसे इस बार सास पढ़ती है और उसकी आंखें फटी रह जाती है। ये सब क्या है? हमारे घर में धमकी भरी चिट्ठी क्यों आ रही है? कौन है ये लोग जो तुझे मारना चाहते हैं? मम्मी, क्या लिखा है उसमें? सास चिट्ठी पढ़ना शुरू करती है। यह कल की आई तुम्हारी नई प्रधानमंत्री अपने आप को कौन सी झांसी की रानी समझती है जो हमसे पंगा ले रही है। अगर दोबारा हमारी तरफ आंख भी उठाकर देखा तो तुम्हारे पूरे देश को अंधा कर देंगे। चिट्ठी की बातें सुन अजीत गुस्से से लाल हो जाता है। इन आतंकवादियों की इतनी हिम्मत! पहले अटैक और अब सीधा प्रधानमंत्री को धमकी भरा खत। एकता, अगर यहाँ पे ये सब हो सकता है तो क्या आम जनता सुरक्षित है? एकता अजीत के सवालों का कोई जवाब दिए बिना बस चुपचाप खड़ी रहती है। अरे वैसे तो तेरी बकबक बंद नहीं होती, और जब बोलना है तो भूत बनी खड़ी है। अब बोलती क्यों नहीं? कुछ देर तक घर वालों के लाख तरह के सवाल सुन आखिर में एकता के सब्र का बांध टूट जाता है और वो उन्हें सच्चाई बताना शुरू करती है। बॉर्डर पर हुए अटैक के बाद हमने एक सीक्रेट मिशन शुरू कर उनके कैंप में अपने लोग भेजे, जिन्होंने हमें उनके सब सीक्रेट्स और अगले हमलों के प्लान बता दिए, जिससे अब हम उन हमलों को रोकने और आतंकवादियों के आधे से ज्यादा लोगों को कैद करने में कामयाब हो गए। ये धमकी उसी का असर है। तुमने इतना कुछ किया और हम यहाँ बस शक करते ही रह गए। क्या फायदा, अब तो खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया। भूलो मत, तांडव तभी होता है जब अन्य हद से ज्यादा बढ़ते हैं। और अब उन आतंकवादियों को ये बताने का समय आ गया है कि तांडव सिर्फ शिव नहीं, दुर्गा भी करती है। पति और सास की बातें सुन एकता की हिम्मत बढ़ जाती है और वो एक बार फिर आपातकालीन मीटिंग बुला उन्हें अपने दुश्मनों का नामो निशान दुनिया से मिटाने का प्लान बताती है। लेकिन मैडम प्रधानमंत्री, इतना बड़ा प्लान और काम इतनी जल्दी कैसे होगा? सबकी मदद से। अब एकता अपने मित्र देशों, जनता और सारी फोर्सेस की मदद से प्लान शुरू करती है, जिसे सब नामुमकिन समझते हैं, लेकिन एकता उस पर टिकी रहती है और महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिर में हमला कर वो प्लान को पूरा कर ही लेते हैं।